नमस्कार दोस्तों, मतपत्र न्यूज के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दुष्यंत चोपड़ा। दोस्तों, दिल्ली में चुनाव आने वाला है। फरवरी में चुनाव है। असेंबली के चुनाव की सबको प्रतीक्षा है और दिल्ली वासी तो बहुत एक नजर गड़ा कर बैठे हैं कि इस बार क्या नतीजे आते हैं, क्या चुनाव का रुख रहता है। मतपत्र न्यूज ने अपने इस YouTube चैनल पर एक सीरीज शुरू की है जिसका पहला वीडियो मैंने अभी एक दिन पहले बनाया, जिसमें मैंने चर्चा करी थी कि दिल्ली में कैसे असेंबली बनी। उससे पहले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थी या मेट्रोपॉलिटन काउंसिल थी, उसके बाद दिल्ली असेंबली ने क्या स्वरूप लिया। इन सब चीजों पर इतिहास के झरोखे से हम लोगों ने उस पर चर्चा करी थी। आज एक छोटी सी चर्चा, जो कि मैं फिर से कहूंगा वो युवा वर्ग जो राजनीति में रुचि लेता है या कहीं भी वो नेतागिरी में या राजनीति में आना चाहता है, राजनीति में सक्रिय होना चाहता है, उसके लिए एक बहुत काम की इंफॉर्मेशन रहेगी। आज ये हम जो वीडियो करेंगे इसमें हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से दिल्ली की असेंबली में, दिल्ली की पहली इंटरिम असेंबली से लेकर अभी 2020 में जो 7वीं असेंबली चुनी गई, उसमें क्या नतीजे रहे, क्या रहा, उसके ऊपर एक छोटी सी चर्चा करेंगे। फिर चूंकि ये संख्यात्मक मैं एक वीडियो बना रहा हूं जिसमें एक आंकड़ों की दृष्टि से मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। उसके बाद हर असेंबली के साथ किस तरह क्या राजनीतिक मुद्दे जुड़े रहे, क्यों पहली असेंबली चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल करने के बाद किस तरह से वो दूसरे चुनाव में, जब 1998 में वो हारती चली गई, 98 में हारी, 2003 में हारी, 2008 में हारी और आज तक वो 1998 के बाद जीत का मुंह नहीं देख पाई है। किस तरह से कांग्रेस उसने अपना एक ऊंचाई देखी शीला दीक्षित के राज में और किस तरह से वो पतन की ओर गई और आज ये हालत है कि असेंबली में, दिल्ली असेंबली में कांग्रेस की एक भी सीट नहीं है और वो दिल्ली में असेंबली चुनाव में 4 से 5% तक ही मत प्राप्त कर पाती है। इन सब के जो राजनीतिक पहलू हैं, इसके पीछे जो किस्से कहानियां हैं, उन किस्से कहानियों पर ये जो हमने सीरीज शुरू की है, 1 बाय 1 हम लोग इस पर चर्चा करते चलेंगे। आज मैं संख्यात्मक यानी कि आंकड़ों के लिहाज से मैं आपसे चर्चा करूंगा कि जो दिल्ली की असेंबली बनी उसका क्या रूप रहा, कौन सी असेंबली में किसने कितनी सीटें जीती। इसकी शुरुआत हम करते हैं 1952 से। 1952 में जब मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक इंटरिम असेंबली का निर्माण हुआ, दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया गया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी ब्रह्म प्रकाश को मुख्यमंत्री बनाया गया। उस समय भी अगर हम सीटों के लिहाज से देखें और मत प्रतिशत के लिहाज से देखें तो कांग्रेस के पास 39 विधायक थे। वहीं पर भारतीय जनसंघ, जो भारतीय जनता पार्टी की पहले वाली ओरिजिनल पार्टी हुआ करती थी, उसके पास 5 सीटें थी। अगर हम बात करें कि उस समय पर किसको कितने मत मिले थे, तो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ या कहिए इनकी मात्र जो संस्था है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनकी जड़ें यहां दिल्ली में कितनी गहरी, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि 1952 में भी आजादी के 3 साल बाद अगर कांग्रेस को 52% मत प्राप्त हुए यहां पर दिल्ली में, तो जनसंघ को 21.89 यानी लगभग 22% मत जनसंघ ने या आज की भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी प्राप्त किए थे। यानी उस समय भी जो एक हिंदुत्व की राह पर या कहिए जो एक ऐसी राष्ट्रवादी प्रेरणा से ओतप्रोत जो एक संस्था बनी, जो एक राजनीतिक दल बना, जिसकी मात्र शक्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था, उस जनसंघ ने उस समय भी 1952 में 22% मत प्राप्त किए थे। उसके बाद कैसे वो असेंबली भंग हुई, फिर दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल प्रादुर्भाव में आया, किस तरह से फिर 1993 में दोबारा से मदन लाल खुराना जी के प्रयासों से दिल्ली को फिर से असेंबली मिली, उस सब की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। यहां बात करते हैं 1993 का जब चुनाव हुआ दिल्ली की, इफेक्टिवली अगर हम माने तो पहली असेंबली, फर्स्ट असेंबली जो है उसका जब चुनाव हुआ 1993 में, तो उस समय चूंकि इसके निर्माण में एक बड़ी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका तब के भाजपा के नेता, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मदन लाल खुराना जी की हुआ करती थी, तो स्वाभाविक रूप से उनके ही नेतृत्व में दिल्ली भाजपा ने ये वाला चुनाव लड़ा और भाजपा को तब प्रचंड बहुमत मिला और 70
विधायकों की विधानसभा में, जो कि पहली विधानसभा का चुनाव हुआ, भाजपा को 49 सीटें मिली। उनका वोटिंग परसेंटेज रहा 47.82%। आप देखिए लगभग 50% का आंकड़ा भाजपा ने 1993 में ही दिल्ली में छू लिया था। कांग्रेस को उस वक्त 14 सीटें मिली और कांग्रेस को जो 14 सीटें मिली उनको मत प्राप्त हुए 34%। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि तब जबकि पहली असेंबली या कहिए कि दिल्ली की पहली सरकार के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना बने, लेकिन वो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। उसके बाद साप सिंह वर्मा बने, साप सिंह वर्मा को भी भाजपा ने हटाया, तो सुषमा स्वराज सामने आई, उनको मुख्यमंत्री की शपथ लेनी पड़ी। तो इन सब के जो राजनीतिक पहलू हैं इन पर हम अगले वाले में चर्चा करेंगे। फिर हम आते हैं जी सेकंड असेंबली। जब 1998 में जब चुनाव हुआ तो 1998 के चुनाव, चूंकि सुषमा स्वराज दिल्ली के राजनीतिक पटल पर भाजपा की तरफ से आ चुकी थी, तो कांग्रेस ने प्रोजेक्ट किया श्रीमती शीला दीक्षित को। तो 1998 का चुनाव कांग्रेस ने शीला दीक्षित जी को सामने रखते हुए जब लड़ा, तो फिर मैंने कहा राजनीतिक कारण कुछ भी रहे हो, लेकिन एकदम से दिल्ली की जनता ने पलटी खाई, उनका मूड चेंज हुआ और जहां पिछली बार भाजपा को 49 सीटें थी, इस बार भाजपा कम होकर 15 पर आ गई। यानी एक किस्म से समझिए कि अल्टा पलटी हो गई। जहां 1993 में भाजपा के पास 49 सीटें थी, वो कांग्रेस 1998 में 52 सीटों पर पहुंच गई। जहां कांग्रेस को 14 सीटें मिली थी, भाजपा केवल 15 सीटें ही 1998 में प्राप्त कर पाई। कमोबेश यही स्थिति वोटिंग परसेंटेज की भी रही, जहां कांग्रेस को 52 सीटें मिली और 47.76% उसको वोट परसेंटेज दिल्ली का मिला। वहीं भाजपा को 15 सीटें हासिल करने के लिए 34% मतदाताओं ने उनमें विश्वास जताया और भाजपा को 15 सीटें तब मिली। उस समय पहली बार मुख्यमंत्री बनी शीला दीक्षित और उसके बाद तो फिर लगातार वो 15 साल मुख्यमंत्री रही। हम अब आगे चर्चा करते हैं। फिर जब उनका 5 साल का शासनकाल पूरा हुआ तो 2003 में जब तीसरी असेंबली का चुनाव हुआ, तब तीसरी असेंबली के चुनाव के लिए भाजपा ने मुख्यमंत्री के फेस के रूप में श्रीमान विजय कुमार मल्होत्रा जी, बहुत सीनियर लीडर जो हैं भाजपा के, वेटरन, जो एक जमाने में दिल्ली में कहा जाता था कि एक त्रिमूर्ति है भाजपा की, जिसमें केदारनाथ साहनी जो संगठन पर बहुत अच्छी पकड़ रखने वाले माने जाते थे, विजय कुमार मल्होत्रा जिनको अभी 2003 में इन्होंने आगे करा मुख्यमंत्री के रूप में, और मदन लाल खुराना जी जो कि निवर्तमान मुख्यमंत्री दिल्ली के रहे, जिनका अभी हमने जिक्र किया। तो विजय कुमार मल्होत्रा जी के नेतृत्व में पार्टी ने चुनाव लड़ा। थोड़ी सी तरक्की हुई, थोड़ी सी तरक्की यूं कि भाजपा इस बार 20 सीटें जीतने में कामयाब हुई, लेकिन वो सत्ता की चाबी तब भी हासिल नहीं कर पाई। शीला दीक्षित ने बहुत आसानी के साथ 47 सीटों पर कांग्रेस को जीत दिलाई। ना सिर्फ 47 सीटों पर कांग्रेस को जीत दिलाई, पिछली बार से वोटिंग परसेंटेज भी यहां कांग्रेस का बढ़ा। हालांकि सीटें जरूर 3 कम हो गई, लेकिन वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। वोटिंग परसेंटेज कांग्रेस को मिला 48.13%, वहीं बीजेपी को मिला 35% वोट। शीला दीक्षित फिर से मुख्यमंत्री बनी, विजय कुमार मल्होत्रा विधानसभा में आए, 5 साल फिर से सरकार चली। तब उसके बाद एक और चुनाव, जब 5 साल बीतने पर शीला दीक्षित जी की सरकार के बाद 2008 का हुआ, तो वो थी दिल्ली विधानसभा की चौथी असेंबली। उस समय पर कांग्रेस का ग्राफ नीचे गिरना शुरू हो गया था। 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी था शीला जी के पीछे। तो शीला दीक्षित फिर से कांग्रेस की तरफ से फेस थी। स्वाभाविक रूप से 10 साल से सरकार चला रही थी और कामयाबी से सरकार चला रही थी। तो 2008 के चुनावों में भी शीला दीक्षित जी ने एकदम तिकड़ी लगाई, हैट्रिक लगाई और 40% मत कांग्रेस को मिले और 43 सीटें कांग्रेस को उस वक्त भी मिली। यानी कि जहां 1998 में 52 मिली थी, 2003 में 47 मिली थी, 2008 के चुनावों में कांग्रेस को 43 सीटें मिली। लेकिन 70 विधायकों की असेंबली में, जहां जादुई आंकड़ा 36 का है सरकार बनाने के लिए, तो 43 विधायक उनके लिए बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी थी। भाजपा ने फिर से
अपना स्कोर सुधारा। जहां तक की सीटों की बात है तो 20 से 23 पर पहुंची। जहां तक वोटिंग परसेंटेज की बात है तो भाजपा 35 से 36% पर पहुंची, यानी कि वोटों में भी 1% का भाजपा को सुधार मिला 2008 के चुनाव में। लेकिन बात वही है कि जो जीता वही सिकंदर, सरकार बनाने में भाजपा फिर भी कामयाब नहीं हो पाई। यहां देखने लायक बात यह है कि 2008 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी भी एक बहुत बड़े प्लेयर के रूप में दिल्ली के चुनाव में सामने आई, जबकि उसे 14% कुल मत दिल्ली में जो वोट हुए, कास्ट हुए, उसका 14% वोट वो बीएसपी को मिला और बीएसपी 2 सीटें जीतने में कामयाब रही। अब देखिए, बीएसपी का भी खाता दिल्ली की छोटी सी 70 लोगों की असेंबली में राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में खुल चुका है, जो कि 2008 में जब उनको 2 सीटें प्राप्त हुई। फिर आता है एक ऐतिहासिक चुनाव 2013 का। इसको मैं ऐतिहासिक इसलिए कहता हूं कि 3 बार की सरकार का एंटी इनकम्बेंसी शीला दीक्षित जी के अगेंस्ट चल रहा था। केंद्र में कांग्रेस की सरकार जो लगभग उस वक्त 9 साल पूरे कर चुकी थी, उसके ऊपर घोटालों के जबरदस्त आरोप थे। 2011-12 में शुरू हुआ जो अन्ना आंदोलन था, उस अन्ना आंदोलन की जो एक फसल कटी और उससे एक जो पार्टी उभर कर आई, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी बहुत बड़े रूप में तब तक सामने आ चुकी थी। उसने एक राजनीतिक पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त कर ली थी, राज्य स्तरीय पार्टी थी। अरविंद केजरीवाल उसको लीड कर रहे थे और वो बहुत बड़े फैनफेयर के साथ, बहुत बड़ी एक जन समूह का, जिसको एक समर्थन कहते हैं, युवा वर्ग का बहुत समर्थन था। पढ़ा लिखा जो तबका दिल्ली का था, उनका एक बहुत बड़ा समर्थन था। उनको लग रहा था केजरीवाल के रूप में उनको एक मसीहा मिल गया, जो कि एक भ्रष्टाचार युक्त एक जो राजनीति का स्वरूप उस समय सामने आ चुका था, उससे शायद दिल्ली को या भारत को मुक्त करा सकता है। तो ये चुनाव बड़े ऐतिहासिक चुनाव थे। वो इसलिए भी ऐतिहासिक थे साहब कि बावजूद उस अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का जो एक उफान था, जो एक उभार था, उसके बावजूद भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी बनती है। वो 33% वोटों के साथ 32 विधानसभा सीटें जीतने में कामयाब होती है। वहीं पर आम आदमी पार्टी को, जो कि नई पार्टी थी, उसको उस चुनाव में 28 सीटें मिली और 29% उनका वोटिंग परसेंटेज रहा। बहुत बढ़िया वोटिंग परसेंटेज है। पहले ही शॉट में 70 की विधानसभा में 28 सीटें लेना और 29% वोटिंग शेयर लेना, यह बहुत बड़ी बात थी। और वो कांग्रेस जो शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में पिछले 15 साल से कामयाबी से यहां सरकार चला रही थी, लेकिन केंद्र सरकार की भी एंटी इनकम्बेंसी और स्टेट की भी एंटी इनकम्बेंसी, दो जो बोझ जो कांग्रेस उस समय पर नहीं सह पाई, तो वो लुढ़ककर 8 पर पहुंच गई, यानी कि 8 ही विधानसभा सीटें उनको मिली। जबकि उनकी वोटिंग परसेंटेज उस टाइम पर भी 24% वोट, जो पॉपुलर वोट, जो कास्ट वोट था, उसका 24% वोट कांग्रेस को तब भी मिला था। तब उस समय क्या कॉम्बिनेशन परमुटेशन हुए, किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने पहले कांग्रेस से दूरी बनाई, फिर बड़े बड़े वादे किए, फिर उसके बाद कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई, किस तरह से बीजेपी ने अपने आप को सरकार बनाने से विड्रॉ किया, ये राजनीतिक चर्चा है, जो कि आने वाले वीडियोस में मैं विस्तार के साथ आपके साथ चर्चा करूंगा और आपको सुनने में मजा आएगा कि उस समय पर 2013 में दिल्ली की विधानसभा में, दिल्ली की राजनीति में क्या उथल पुथल हुई थी। अब सब वो सरकार चूंकि केजरीवाल ने चलाई, थोड़े समय चलाई, फिर उसके बाद वो सरकार नहीं रही, तो स्वाभाविक रूप से जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी, 2 साल बाद ही 2015 में फिर से दिल्ली में विधानसभा चुनाव की नौबत, मैं नौबत ही कहूंगा, नौबत आ गई, क्योंकि चुनाव होना था, सरकार थी नहीं, असेंबली भंग हो चुकी थी। तो 2015 में जब ये चुनाव हुआ, तो 2015 के चुनाव तक अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से दिल्ली की राजनीति में एस्टेब्लिश हो चुके थे। उन्होंने बहुत बड़े बड़े दिल्ली की जनता को ख्वाब दिखा रखे थे, बहुत बड़े बड़े वादे कर रखे थे कि मैं ये कर दूंगा, यमुना को टेम्स नदी बना दूंगा, जाने क्या क्या उन्होंने कहा, लंदन जैसी चिकनी सड़कें दिल्ली की बना दूंगा। खैर, फिर वही बात है कि वो राजनीतिक चर्चा है, उस पर हम अगली बार आएंगे। तो 2015 में दिल्ली की जनता ने साहब दिल खोलकर अरविंद केजरीवाल को समर्थन दिया, इतना बड़ा समर्थन दिया जो कि
जिसको कहना चाहिए ना भूतो ना भविष्यति, अभी तक तो ना भूतो ना भविष्यति में कह सकता हूं, क्योंकि इतना बड़ा प्रचंड बहुमत बहुत मुश्किल है साहब। 70 विधायकों की विधानसभा में अरविंद केजरीवाल 54% वोटिंग परसेंटेज के साथ 67 यानी 67 सीटें जीतकर एक थंपिंग ही नहीं, जिसको कहते हैं बाकी विपक्ष को उन्होंने ध्वस्तीभूत कर दिया, निस्तोनाबूत कर दिया। भाजपा केवल मात्र 3 सीटें जीतने में कामयाब हुई, बावजूद इसके कि भाजपा को उस 2015 के चुनाव में भी 32% वोट मिले थे, पॉपुलर वोट। यानी दिल्ली की जनता ने अगर 100 वोट कास्ट किए तो 32 वोट तब भी भाजपा को मिले, लेकिन बावजूद उसके भाजपा केवल मात्र 3 सीटें जीत पाई। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, उसको केवल मात्र 9% वोट मिले। और आप देखिए कि वो 9% वो कांग्रेस जो किसी वक्त पर 1998 में 52 सीटें लेकर आई थी या 48% पॉपुलर वोट लेकर आई थी, वो एक भी सीट प्राप्त करने में कामयाब नहीं हो पाई। उसके पीछे भी बहुत से कारण थे। इसमें सिर्फ ये नहीं था अरविंद केजरीवाल का उभार था, उफान था। कांग्रेस ने भी जानबूझकर किस तरह से सरेंडर किया, वोट ट्रांसफर करवाया, उसके नेताओं ने किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को हरवाने की धुन में अपना ग्राउंड प्लेट में सजाकर किस तरह से केजरीवाल को दिया था 2015 में, इसकी भी चर्चा में आने वाले वीडियोस के अंदर करूंगा। फिर साहब आता है जी 7वीं विधानसभा दिल्ली की, यानी कि जो पिछली अभी जो एग्जिस्टिंग है, उस विधानसभा के चुनाव में भी 2020 में कुछ खास परिवर्तन देखने को नहीं मिला। हालांकि बावजूद इसके कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 100% सफलता प्राप्त करी, सातों की सातों लोकसभा सीटें जीती, 50% से ऊपर का वोटिंग परसेंटेज उसको मिला। लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली की जनता ने कि जैसे ठान रखा था कि उन्हें देश में प्रधानमंत्री मोदी चाहिए और दिल्ली में चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल चाहिए, तो अरविंद केजरीवाल फिर से एक बहुत बड़े मैंडेट के साथ मुख्यमंत्री बने 2020 में। और आम आदमी पार्टी थोड़ा सा उसका वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, 54 से 53 पर आया और थोड़ी सी उनकी सीटें भी कम हुई, वो 67 से 62 पर आ गए। 62 सीट्स आम आदमी पार्टी को 2020 के चुनाव में दिल्ली में मिली। वहीं भाजपा ने वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से थोड़ी ज्यादा जंप लगाई, जहां पिछली बार उनको 29% वोट मिले थे, 32%, इस बार उनको 38% वोट मिले, यानी 6.5%, 6.5% की जंप भाजपा ने लगाई। और जहां तक सीटों की बात है, हालांकि सीटें उनकी 8 ही हुई, लेकिन फिर भी 3 से 8 यानी डबल से भी ज्यादा सीटें लाने में वो कामयाब रहे। तो ये स्वरूप 2020 के चुनाव का था, जहां पर आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से थंपिंग मेजॉरिटी प्राप्त की। फिर उसके बाद राजनीतिक परिदृश्य में बहुत चीजें हुई। अरविंद केजरीवाल के ऊपर शराब घोटाले के आरोप लगे, इसी दौरान कोरोना काल आया। कोरोना काल में किस तरह से दिल्ली से पलायन हुआ, जनता में कुछ मिथ जो बना हुआ था अरविंद केजरीवाल का वो टूटा, उनको जेल जाना पड़ा। जेल जाने के बावजूद भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, बाद में किसी भी मजबूरी के चलते इस्तीफा दिया, आतिशी मुख्यमंत्री बनी। इन सब चीजों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर, क्योंकि ये एक सीरीज रहेगी जिसमें हम दिल्ली की राजनीति में 2025 में जो होने वाला है उसको पहले इतिहास के आईने से देखने की कोशिश करेंगे। पिछले चुनावों में क्या रहा और आने वाले चुनावों में क्या संभावनाएं इसमें दिल्ली के चुनावों में बनती हैं। क्या कांग्रेस अपने जो खोई हुई प्रतिष्ठा है दिल्ली में वो फिर से प्राप्त कर सकती है? क्या भाजपा जो 36-37 सालों से विजयश्री को तरस रही है, क्या वो दोबारा से सत्ता पर काबिज हो सकती है दिल्ली विधानसभा में? क्या अरविंद केजरीवाल अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या अपनी पार्टी बचा पाएंगे? अभी मुख्यमंत्री तो आतिशी हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से वो खड़ाऊ रख के बैठी हैं जैसा वो क्लेम करती हैं। तो इन सब चीजों पर हमारी नजर बनी रहेगी। हम लोग लगातार रोज कुछ ना कुछ बातचीत दिल्ली के चुनावों के संदर्भ में करते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको लगता है कि ये विश्लेषण जो आपने देखा वो आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट्स के रूप में हमें जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ना सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए, साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए
ताकि हमारे हर आने वाले कार्यक्रम की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।